Hello guys, what's up? I hope you are doing well. Welcome to सशक्त एजुकेशन। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी का PYQ। और दोस्तों इसका शुरू करने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ लगाते होंगे, बट मुझे लगता है ना, टेस्ट सीरीज़ लगाने से पहले हमेशा PYQs लगा के ही टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कई बार, मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं जिसमें क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ये PYQ उठाते हैं, टेस्ट सीरीज़ में डालते हैं। इसलिए प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि पहले PYQs लगाइए, और आज से मैं कंटिन्यू PYQ अपलोड करूँगी। और प्लीज़ आप पहले PYQ लगाइए, उसके बाद किसी भी कोचिंग संस्थान का टेस्ट सीरीज़ लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले एक कोटेशन है यहाँ पे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी। इसमें आप जितना बिलीव करोगे ना, उतना ही आगे जाओगे। बस आप अपने माइंड को बिलीव करवा दो ये चीज़, बस। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी से शुरू करते हैं। मैं सारे सब्जेक्ट्स का PYQ अपलोड करूँगी एक एक करके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं टॉपर्स के, जिन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है इंटरव्यूज़ में कि मैंने बहुत PYQs लगाए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के। सो इसलिए मैं ये PYQs का सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। मैं हर सब्जेक्ट का जितने भी PYQs हैं UPPCS के, मैं सारे PYQs अपलोड करूँगी। तो चलिए पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज इन्होंने PYQs दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जितना हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, आँखों से जितना स्कैन करते हैं, कानों से जितना सुनते हैं, उतनी ही चीज़ें हमें याद होती हैं। जितनी बार रिपीट करेंगे ना, वो चीज़ें हमें याद होना शुरू हो जाती हैं। चलिए, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। निम्नलिखित में से किस संविधान में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हुए। कब कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी? 1773। स्थापना कब हुई थी? 1974। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, ठीक है। और यही स्टेटमेंट आपको बना के आजकल एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं आएगा, बट हाँ, अगर आप PYQs टेस्ट पेपर लगाए हो, लेकिन सबसे पहले आपको PYQs लगाना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा। लेकिन वो कलकत्ता था, कलकत्ता उच्च न्यायालय का था, राइट? हाँ, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का ही था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश नहीं, ये गलत। तो इसका सिर्फ एक सही होगा, ठीक है। इसका एक सही होगा, दूसरा नहीं सही होगा, केवल एक ऑप्शन भी देखिए चेंज कर देता है, ऐसे दिया है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा है। मुझे लगा इसमें कूट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना इंग्लिश कमिश्नरियों, इंग्लिश मशीन, एक मिनट,
नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुआ था 1784 में। आइए इसका देखते हैं आंसर क्या है, बी। इसका आंसर है बी। ए का दूसरा, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स भारतीय अधिनियम 1884 में, ठीक है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और तीसरा सी का क्या होगा? तीसरा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। उसके बाद डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। दोस्तों ये क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको जितना 2-3 बार आप रिपीट करेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर से एक बार देख लीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स भारतीय अधिनियम 1884। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773, नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट, देखो पता है इसका ना इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए, क्योंकि आप नियामक अधिनियम में कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं होगे। और इसका जब इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, इसलिए दोनों आना चाहिए। हिंदी का कभी कभी नहीं समझ में आता है। 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833। एक मिनट, कंफ्यूजिंग हो रहा है इसे। नियामक अधिनियम 1773 में क्या था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स भारतीय अधिनियम 1784, इसमें का पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में आया था। नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? तो वो था 1833 का अधिनियम, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो था 1833, चार्टर एक्ट 1833। और ये सारे चार्टर आपको याद होने चाहिए, सारों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, ये सब को घुमा फिरा के क्वेश्चन बना सकता है वो। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी,
जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम अथवा चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 की जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसमें से अब भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। 1892 में के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन किस स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एवं एक नए अखिल भारतीय संघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। और ये वाला भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन के एक नए अखिल भारतीय संघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था और उपबंध किया गया था
1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित अपने पास रखते थे, हस्तांतरित भारतीयों के पास चाहते थे रखना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए दोस्तों, पीवाईक्यू का लगाते समय एक चीज़ पता चलती है, तो यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं अलग अलग भाषाओं में, मतलब अलग अलग, मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी जाती है। निम्नलिखित अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1919 भारत सरकार अधिनियम। ये देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उन्नीस के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जबकि निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। हाँ, ये सही है। आगे चलते हैं। भारत सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को भारतीयों को का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। हाँ, ये भी सही है। आंसर दोनों सही है। ठीक, आंसर दोनों सही है। 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। हाँ, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको 2 पॉइंट यहाँ पे याद हो गए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा है लेकिन पढ़ते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तथा यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम आर्टिकल 123 और राज्य में 213। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा
संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया, किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के द्वारा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्राप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ, भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। आइए इसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। ये हमारे काम की चीज़ें हैं। वन लाइनर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गईं? गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए अखिल भारतीय संविधान नहीं है, यही होगा इसका आंसर। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि संघ एवं राज्य की एक संघ की योजना पर विचार। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। आंसर इसका ए होगा। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। देखिए 1935 में समाहित थे, ये 3 पॉइंट आपको यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है। विधान के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि संघ एवं योजना पर विचार। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित। और देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान सबसे पहले किसमें किया गया था? ये भी आपको याद कर लेना है, तो वो था क्रिप्स मिशन में किया गया था। ठीक है। उल्लेख सबसे पहले 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके लिए रियासतें समाप्त हुई। तो यह होगा ए। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आज भी इसके प्रावधानों को लागू अपने भारतीय संविधान में रखा गया है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है तथा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार थे। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। ठीक।
ये 1935 के प्रावधान थे और जो आज भी हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस प्रावधान के तहत बर्मा को किस अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, ये देखो, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये वर्ष भी आपसे पूछ सकता है, भारत से बर्मा को कब अलग किया गया? तो इसका आंसर ये भी हो सकता है किस वर्ष किया गया? 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। किस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत? 1935। चलिए देखिए, फिर से सेकंड टॉपिक आ गया, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय। सबसे पहले किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो वो थे एम.एन. रॉय। धन्यवाद करो इनको। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची के स्वराज पार्टी ने की थी। प्रश्नगत विकल्पों में वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। भारतीयों की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग 1934 में, मांग कब हुई थी? 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। एक मिनट, इसका कुछ कटा नहीं, सही है। रांची में मांग की कब गई थी? रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। ठीक है, 1934 में। प्रश्नगत विकल्प में 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते रहो। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन, सबसे पहले क्रिप्स मिशन में भारत के लिए संविधान निर्माण करने की बात कही गई थी। तो क्रिप्स मिशन में के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942। कब आया था क्रिप्स मिशन? तो 1942 में आया था। तभी गांधी जी ने नारा दिया था, क्विट करो या मरो का नारा दिया था ना, भारत छोड़ो आंदोलन। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, ये तीनों थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? आपको यही याद कर लेना है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, भारत का महासचिव, और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत का आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति का एक प्रतिनिधि होता था।
कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। वो कहाँ चला गया? ऊपर, बहुत ऊपर चला गया क्या? यहाँ पे था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन कौन थे? सी राजगोपाल। देखो, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन था, ये याद कर लो। अगर ये ऑप्शन में देते हैं तो सी राजगोपालाचारी, अगर कूट में देता है तो सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, और कौन नहीं था तो वो हो गए डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, जगजीवन राम थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें से सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? दोस्तों, मेरा PYQ करवाने का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, और ये कि इसमें आंसर लिखा और मैं दिखा रही हूँ, नहीं। इसमें बस मेरा उद्देश्य इतना है कि आप PYQs को एक बार देख लो, पढ़ लो, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा टॉपिक वाइज, और आपको ये भी पता होगा कि हाँ UPPCS में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। क्या पता इन्हीं क्वेश्चनों को आगे स्टेटमेंट बेस में दे दे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वही रहते हैं स्टैटिक वाले।
बस मेरा इतना सा उद्देश्य है कि आप आंखों से स्कैन कर लो, कानों से सुन लो और मुंह से पढ़ लो, बस। बहुत सारे टॉपर्स ने ये रिकमेंड किया है कि सबसे पहले PYQs लगाने चाहिए, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, हमें सबसे पहले PYQs से ही शुरू करना चाहिए। तैयारी शुरू करने के पहले ना सबसे पहले हमें प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार, ये शायद हो चुका है ना, 2 दिसंबर 1946, चलो रिवाइज कर लो फिर, 1946 को कार्यभार संभालेगी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा ने से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। अप्रत्यक्ष, दोस्तों याद रखिएगा, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए, प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने तो की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव निम्नलिखित संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। बाईस जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह क्वेश्चन बनता है, कूट में कभी दे देता है, कभी स्टेटमेंट में। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से इस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और हमेशा ऑप्शन में 2 लोगों को देगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। लोग कंफ्यूज। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही हैं? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। हाँ, ये तो सही है। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। क्या? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। बिल्कुल। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष संविधान सभा को कितने वर्ष लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में? तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार निकटतम उत्तर सी होगा। अच्छा, कुल 11 अधिवेशन हुए थे और इसमें ऑप्शन 11 नहीं है, तो फिर 12 होगा। ठीक है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि होगी 24। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि होगी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ओह सॉरी, इसमें कंफ्यूज मत होता। MN रॉय ने सबसे पहली बार ये कहा था कि एक संविधान होना चाहिए, और BN राव संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल, देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, BN राव ना देखे क्योंकि ये फैमिलियर हो गया है। BN राव मतलब हम फ्रिक्वेंटली यही यूज करते हैं। कभी दे दिया बेनेगल सिंह राव तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। प्रथम प्रारूप संविधान भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इसमें ऑप्शन आंसर नहीं दिया है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 में प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक चला। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बी एक्सप्लेनेशन देखो कितना लंबा है इसका। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में, उद्देशिका और प्रस्तावना ये दोनों वर्ड हमेशा याद रखना। कभी कभी प्रस्तावना दे देता है, कभी कभी उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसे पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। और किसके द्वारा? संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। किस अधिवेशन के तहत इसको अधिनियमित और अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान को? तो 11वां अधिवेशन था वो, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था नवंबर 1949। भारतीय निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि। भारतीय संविधान प्रथम सभा की प्रथम बैठक, भारतीय संविधान के प्रवृत्ति होने की तिथि, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, प्रारूप समिति की नियुक्ति। पहले प्रारूप समिति की नियुक्ति। ए, संविधान सभा का प्रथम बैठक। अच्छा, पहले ये हुआ संविधान सभा की पहली बैठक, पहला। उसके बाद
चौथा, पहला प्रारूप समिति की नियुक्ति, पहले संविधान सभा की बैठक हुई, फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, उसके बाद दूसरा, तीसरा, उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि। प्रश्नगत घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लेती हूँ। दोस्तों मेरे पास माइक नहीं है, थोड़ा तेज बोलना पड़ता है, इसलिए गला सूख जाता है। मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी इतनी सुविधाएं नहीं है हमारे पास, लेकिन आई होप धीरे धीरे सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मुझे मेहनत पे बहुत विश्वास है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, इसलिए मैं एक कोटेशन भी अब ऊर्जावान करने के लिए अपने वीडियो में लगाती हूँ। हालांकि मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं। प्रश्नगत घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया 26 नवंबर 1949, भारतीय संविधान की प्रवृत्ति होने की तिथि 26 जनवरी 1950। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बताइए, ये दोनों सही है और स्पष्टीकरण नहीं देता है। सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। सही दोनों है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ये यूपीपीसीएस देखिए मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसको महात्मा गांधी ने कहा था और सही कहा था, भंग कर देनी चाहिए। तो वो हमारी विरासत थी। तो पार्टी का नाम ही लोग मतलब अलग भाव से लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन दिया था आइवर जेनिंग्स ने। अरे तुम्हें क्या पता, अपने देश का लोग देखते नहीं, दूसरे के लोग देश पे टिप्पणी करते हैं। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन ने कहा था। इनका कहना यह था कि कांग्रेस ही भारत, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। मतलब कांग्रेस पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उस टाइम पे शायद कर ही रहा था।
संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे सरदार पटेल। संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय, जहाँ प्रांतीय आ जाए वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहाँ संघ आ जाए वहाँ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। ये देखिए पूरा दिया हुआ है सबका, कौन क्या था। आइए इसको पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका यहाँ पे, समितियाँ और उनके अध्यक्ष। संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियामकों संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय विधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति केएम मुंशी, ठीक है। आगे बढ़ो, पढ़ते रहो। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? 6 सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव डी.पी. खेतान भी वर्ष 1939 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन. गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे, पूछा था ना, एन. गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था।
संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। संविधान निर्मात्री झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है बी राजेंद्र प्रसाद। आइए इसको थोड़ा देखते हैं। भारतीय इतिहास में झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सिद्धारमैया। एक चतुर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य। चतुर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ देखिए, इसमें है ऑप्शन चतुर्थ झंडा समिति में बी आर अम्बेडकर सदस्य थे। यहाँ संविधान निर्मात्री, इसमें अध्यक्ष पूछा था ना, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदस्य थे ये लोग ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, अबुल कलाम आजाद। ठीक, यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभी उत्तर विकल्प भी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के सदस्य या सदस्य नहीं रहे हैं, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोत में है, तो इसका आंसर अच्छा ये होगा। इसमें पूछा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, संविधान निर्मात्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का स्रोत, देखिए यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक, संविधान के स्रोत, कहाँ कहाँ से संविधान लिया गया है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये बोरोविंग संविधान है, कि उधार लिए गए हैं, हर देश से कॉपी किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, कॉपी करने के लिए भी तो अकल चाहिए। हमें क्या लेना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, इसके लिए भी तो अकल होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ ले पाएंगे। लेने के लिए तो अभी आप देखो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, वो आपको तय करना पड़ेगा हमें क्या पढ़ना है, किस चैनल से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का स्रोत। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार प्रस्तावना का कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका का विचार यूएसए से, जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया से के संविधान से ली गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? तो है संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों का सृजन प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है
कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। अच्छा, ये भी फैक्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन सिर्फ भारत और यूएसए में है, ऐसा भी नहीं दिया है, हो सकता है कहीं और भी हो। भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो वो है कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, वो है सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था कहाँ, किस संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है यूपी लोअर सब, यूपी पीसीएस में, और कई बार आया 2011, 12, 14, 16। ठीक है, कोई ये बहुत पुराना भी नहीं है, बहुत नया, मतलब नया तो है ही है, पुराना बहुत नहीं है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है, दोनों को अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? क्या है क्वेश्चन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उपबंधित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कहा है सही सुमेलित नहीं है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये सुमेलित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, ये भी सुमेलित है। केंद्र में की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ये गलत है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से, तो सुमेलित जो नहीं है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फिर? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है, ये देखते हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ
संघीय व्यवस्था ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिया गया, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा होगा, ना कि ऑस्ट्रेलिया होगा। कनाडा, कनाडा। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देश्य की भाषा, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची। उद्देश्य की भाषा, व्यापार वाणिज्य, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अन्य प्रश्नगत युग में सही हैं। नीचे दिए कूट को सही सुमेलित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, विधि का शासन, गलत। यही सुमेलित नहीं है, नहीं उसको मिलाना पड़ेगा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान, विधि का शासन, इंग्लैंड। देखते हैं आंसर क्या दिया है। आंसर है इसका डी, ए का दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो ए का होगा दूसरा, इंग्लैंड। विधि का शासन होगा इंग्लैंड, ठीक। फिर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये होगा कनाडा से लिया गया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, कनाडा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो फिर से देख लो, थोड़ा टफ है ये, इसमें कंफ्यूजन होता है। विधि का शासन, इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, कनाडा से लिया गया। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं, देखिए वही इसमें भी है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, कनाडा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। विधि का शासन, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। सी, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। रूस, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, सोवियत संघ जिसे पहले बोला जाता था, ठीक। आगे चलते हैं। कब लिया गया था, किस संशोधन में शामिल किया गया था, आइए बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। पहले ये संविधान का भाग नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल पर लिया गया है। बिल्कुल, दोनों सही है, और बट इस स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ो। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हाँ है। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। हाँ, लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका।
देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान के प्रमुख भागों से क्वेश्चन बनाया गया है। अगर यही क्वेश्चन आपको आएगा के पेपर में तो स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है, क्वेश्चन तो यही रहेंगे। भाषा चेंज हो सकती है, क्वेश्चन की पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, स्टैटिक कभी नहीं बदलता। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में। भारतीय संविधान के क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, भाग के अंदर भाग हो गया है 25 मिलाकर। निम्नलिखित में से मूलतः 22 भाग ही हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित जो नहीं है, नागरिकता संविधान का भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, राज्य संविधान के भाग 6 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में नहीं है, भाग 4 में B में है आई थिंक। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। ओहो, इसमें 5A दिया है, राइट, इसमें 6A दिया गया है, ये गलत है। ठीक, तो सोच रही मैं, कंफ्यूज हो गई थोड़ा। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। अन्यथा 3 युग्म सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, वह है नागरिकता। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, वह है मौलिक अधिकार। संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं, गलत, ये भाग 4 में A में है, भाग 4B में है नीति निर्देशक तत्व। नहीं, भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से तथा चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से। चौथा का भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म है C। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है। अच्छा, पहले से बात के क्रम में ना, तो सबसे पहले क्या आता है? नागरिकता नहीं, सबसे पहले आता है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। पहला, तीसरा, उसके बाद चौथा, फिर दूसरा, चौथा फिर दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, फिर दूसरा, ये है ए होगा इसका। ये देखो, संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 2 नागरिकता, संविधान का भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व। अतः सही अनुक्रम 1 2 3 4 हो 1 3 4 2 होगा। क्रमांक A में
अंग्रेजी में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था, जबकि हिंदी में संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र था, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। नागरिकता भाग 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र गलत, सुमेलित नहीं है, ये बी सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं है, ये देखो बी सुमेलित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र एक में ही होगा भाग। और नागरिकताएं क्या पूछा, क्या क्वेश्चन क्या है? बी सुमेलित नहीं है संघ राज्य क्षेत्र। सी नगर पालिकाएं, अच्छा भाग 9A निर्वाचन भाग 15 सही है। नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 5, 6, 7, 8। नागरिकताएं भाग 9A निर्वाचन भाग 15। संविधान का भाग 6 भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें अनुसूची संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया था। प्रयोग के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान का भाग 9 चुनना है, इसको मिलाना है ना। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 9A नगरपालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2 3 1 4 2। तो ये पहला ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये देखिए भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 9A नगरपालिका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायत भाग 9, नगरपालिका भाग 9A 9 का, सहकारी समितियां 9B ये भी सही है। अधिकरण ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, अधिकरण नहीं होगा, ये तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ प्रबंध होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान है। भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुसार 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर इस भाग में उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। मध्यवर्ती स्तर पर
पंचायत का गठन उस राज्य में गठन किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, वहीं पंचायतों का गठन होगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9। संविधान ये सुमेलित करना है, सुमेलित करते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए, संघ भाग भारत का संविधान, आपात उपबंध 10, 5, 15, 16, 17, 18 भाग 18 में है आपात उपबंध। संघ भाग 5, तो इसका होगा 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 ना, अच्छा नहीं 2, 1 होगा, 2, 1, 4, 3, हाँ 2, 1, 4, 3, तो ए ही होगा इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए, भारत का संविधान, संघ होगा भाग 5, आपात उपबंध होगा भाग 18, 10, 5, 15, 3, 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पूछा है सुमेलित नहीं है, जो वो है मूल कर्तव्य भाग 4 ए, राज्य भाग 6, यही गलत नहीं क्या है, राज्य भाग 6 ये तो सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 10, 13 नहीं, ये गलत है, सी नहीं होगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 15 ये सही है। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, तो सी नहीं होगा। ठीक, भारत का महान्यायवादी किसमें है? मूल कर्तव्य भाग 4 ए में है, राज है भाग 6 में, महान्यायवादी भाग 5 में है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14, 10, 4, 14। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? राजभाषा भाग संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। राजभाषा भाग 15, 17 ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र ये भी सही है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 ये भी सही है। अधिकरण 11 में नहीं है, 14 में है। ये देखिए 14 ए में है। राजभाषा भाग 17, 10, 5, 15, 16, 17 तो 17। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र अधिक है 10, अधिकरण है 14 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 12, भाग 11, अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। आगे पढ़ते रहो, सुमेलित करना है, ठीक है। क्या है? संविधान का भाग 15 निर्वाचन, संविधान का भाग 10, 5, 15, 16, संविधान का भाग 10, 5, 15, 16, 17 राजभाषा, संविधान का भाग जो आपको आता है पहले वो मिला, उसके बाद जो नहीं आता है वो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। संविधान का भाग 18 है ना,
10, 5, 15, 16, 17, 18, भाग 18 क्या है? आपात उपबंध। अब बचा कौन सा? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक, देखते हैं। ये वाला थोड़ा हमको लग रहा है। भाग 17 राजभाषा। राजभाषा संविधान का भाग 15 निर्वाचन, ये तो सही है। संविधान का भाग 15 भाग 16 संविधान का भाग 18 10, 5, 15, 16, 17, 18 आपात उपबंध। बी 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। नहीं, 18 में तो ये होगा। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बी होगा। बी होगा। चलिए, इसका आंसर दिया है बी। 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 1 मिनट। 4, 3, 2, 1 तो 4, 3 पहले का 4 होगा, राइट। संविधान का भाग 15 निर्वाचन। संविधान का भाग 10, 5, 15, 16 भाग 16 होगा कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। हाँ, सही है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और संविधान का भाग 18 होगा आपात उपबंध। भाग 18 राजभाषा। 1 मिनट। 10, 5, 15, 16 नहीं, भाग 17 होगा राजभाषा। संविधान का भाग 18 होगा आपात उपबंध। करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये फिर वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स लेके आऊँगी। पहले पॉलिटी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद देखें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, साइंस और या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे का मैं PYQs लाऊंगी। तो आज ये था पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो और ये टॉपिक वाइज था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो भी टॉपिक वाइज ही होगी, लेकिन पॉलिटी ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लोगों को शेयर करिएगा और चैनल को प्यार दीजिएगा कि चैनल आगे बढ़े और मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और भी वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।